Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about perquisites under section 17 subsection 2। तो हमारी ये थर्ड वीडियो है ऑन सैलरी चैप्टर पे इनकम टैक्स की। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है, जो सैलरी का हमने सेक्शन पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं वो आप वीडियो उसमें देख लेना। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ पे परक्विजिट्स भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं सैलरी के हेड में, जिसमें ये बताया गया है कि जो परक्विजिट्स हैं एक एक्स्ट्रा फ़ीस होती है या एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं जो अटैच किए जाते हैं विद आपकी जो कोई भी वेजेस हैं, सैलरी है। एंड अगर कोई परक्विजिट्स एक्रू अभी तक नहीं हुए तो उसे हम टैक्सेबल नहीं मानेंगे। एंड जो भी ये परक्विजिट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर टैक्स पर्पस के लिए, तो उसमें इमटेरियल चीज़ें क्या क्या मानी जाएंगी, चाहे वो वॉलंटरली है, ठीक है, मतलब कि जो परक्विजिट्स हैं वो वॉलंटरली पेड किए गए हैं, चाहे वो कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से पेड किए गए हैं, ये चीज़ें इमटेरियल होंगी, मीन्स इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी, ठीक है। वन मोर थिंग, जो ये परक्विजिट्स होंगे, जैसे ये चार्जेबल टू टैक्स है अंडर हेड सैलरी, बट ये जो पर्क्स हैं ये रिसीव किए जाएंगे बाय एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉई रिसीव करता है इन पर्क्स को, जैसे हम सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, तो जो ये रिसीव करेगा वो कहाँ से रिसीव कर सकता है, वो प्रेजेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, पास्ट एम्प्लॉय भी हो सकता है और फ्यूचर एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो परक्विजिट्स क्या होते हैं अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में, जो एक्स्ट्रा फीस या प्रॉफिट होती है जो अटैच की जाती है सैलरी और वेजेस के साथ, एंड ये टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी अगर परक्विजिट्स एक्रू नहीं है, और ये कैश और इन काइंड में हो सकते हैं। जो परक्विजिट्स हैं वो अगर पे करे जा रहे हैं वॉलंटरली या कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में, उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में परक्विजिट्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, जो यहाँ पे ब्रैकेट में जो फर्स्ट लिखा है ये इसका क्लॉज होता है। तो फर्स्ट क्लॉज इसका है कि अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जा रही है टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, तो उस केस में भी परक्विजिट्स इंक्लूड होंगे, यानी कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जा रही है, आपने रेंट नहीं देना। सेकंड में आपको कंसेशनल रेट पे दिया जा रहा है कोई भी अकोमोडेशन है, मतलब आपका जो रेंट है वो कम करके आपको दिया जा रहा है अकोमोडेशन, तो उस केस में ये क्लॉज सेकंड में आएगा। अगर थर्ड क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे 3 केसेस। सो इसमें ये है कि अगर कोई भी बेनिफिट या अमेनिटी ग्रांटेड की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट पे, इन 3 केसेस में, तो वो परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आएगा। फर्स्ट है अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है टू एम्प्लॉय, जो डायरेक्टर भी हो सकता है, एंड अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है सेकेंड पॉइंट में, और एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है बट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के साथ, यानी कि बहुत सारा इंटरेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट ये कहता है, लास्ट पॉइंट में ये है, अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है कोई बेनिफिट, तो इसमें ये होगा कि जो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ए और बी का, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय की जगह पे, तो उस केस में ये इंक्लूड होगा फोर्थ क्लॉज में ऑफ परक्विजिट्स। अगर किसी प्रोविडेंट फंड या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड के कारण जो अश्योरेंस है लाइफ की, असेसी की, या फिर कंट्रैक्ट ऑफ एन्यूटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो अमाउंट पेएबल है टू एम्प्लॉयर, तो उस केस में ये 5th पॉइंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद 6th पॉइंट है, अगर कोई भी वैल्यू है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की या स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं जो अलॉट किए गए हैं एंड ट्रांसफ़र किए गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर कम रेट पे किए गए हों, तो वो 6th में आता है। 7th इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और ये बताया गया है कि जो अमाउंट है ये एग्रीगेट अमाउंट है कोई भी कंट्रीब्यूशन की जो एम्प्लॉयर कर रहा है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पीएफ में कर रहा है या कोई स्कीम में कर रहा है जो 80 CCD के सेक्शन में है फर्स्ट, या फिर वो सुपर एन्युएशन फ़ंड में कर रहा है, उसकी लिमिट है वो 750,000 से इंक्रीज़ कर गई है प्रीवियस ईयर में, तो भी वो परक्विजिट्स में इंक्लूड होगा। अगर एनुअल एक्रीशन हो रही है बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर कोई अमाउंट है सिमिलर नेचर की प्रीवियस ईयर में, तो उसका बैलेंस यहाँ पे सब क्लॉज 7th में आएगा। अगर 8th की बात करें, कोई भी वैल्यू है बेनिफिट की या अमेनिटी की,
तो यहाँ पे सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 8th क्लॉज में आएगा। तो हमारे 8 क्लॉज थे अंडर परक्विजिट्स। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ पर्क्स कितने होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पर्क्स होते हैं, एग्जाम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एंड लास्ट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट एग्जाम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ है इसमें टोटल 20 to 21 पॉइंट्स आएंगे, राइट। टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ इसमें भी कुछ 8 पॉइंट्स आ जाएंगे एंड लास्ट में आपके 7 to 6 पॉइंट्स आएंगे। एंड जो फर्स्ट वाला एग्जाम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ है इसमें आपने अबाउट 15 पॉइंट्स लिख के आने हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ गिवन अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। सो यहाँ पे एग्जाम्पशन का बताया गया है किसी किसी मेडिकल फैसिलिटी में एग्जाम्पशन मिलती होती है। तो यहाँ पे देखो सेल्फ, वाइफ, चिल्ड्रन क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड हो, या पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर मीन्स हु आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन हिम। तो इन सबको ही यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी फ्री दी जाएगी। अगर हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं इंडिया में कैसे एग्जाम्प्टेड हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपका जो ट्रीटमेंट है ऐसे हॉस्पिटल से हो रहा है जो एम्प्लॉयर ओन्ड कर रहा है या एम्प्लॉयर ही मेंटेन करके रख रहा है, तो उसे हम यहाँ पे फुली एग्जाम्प्टेड मानेंगे, यानी कि उस चीज़ पे टैक्स नहीं लगेगा जिसका आपने ट्रीटमेंट ऐसे हॉस्पिटल से करवाया। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जो अप्रूव्ड है अंडर गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इन हॉस्पिटल में से अगर कोई ट्रीटमेंट लिया जाता है तो वो फुली एग्जाम्प्टेड होगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जो रूल 3A में मेंशन किया गया है या कोई भी हॉस्पिटल है जो अप्रूव है बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के थ्रू, तो वो भी फुली एग्जाम्प्टेड होगा। फोर्थ पॉइंट है, इन केस जो एम्प्लॉयर है अंडर स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यहाँ पे कोई भी मेडिकल जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो रीइम्बर्स किया जाता है या पे किया जाता है, तो उस केस में भी ये फुली एग्जाम्प्टेड होगा। इन केस अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है बाय एम्प्लॉयर टू जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अंडर नोटिफाइड स्कीम, ताकि वो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को इंश्योर कर सके और मेंबर ऑफ फैमिलीज़, उनके जो मेंबर्स ऑफ फैमिलीज़ होंगे उनको भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, तो वो फुली एग्जाम्प्टेड है। अगर इन इंडिया है बट टैक्सेबल इन इंडिया है, वो हमने एग्जाम्प्टेड करी, ये टैक्सेबल करी। ये ध्यान रखना जो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ये टैक्सेबल में भी आएंगे, फुली टैक्सेबल में भी और फुली एग्जाम्प्टेड में भी। तो हमने फुली एग्जाम्प्टेड वाले पॉइंट्स कर लिए हैं। टैक्सेबल वाले पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, रीइम्बर्स होता है बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, ताकि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए इन इंडिया, तो उस केस में ये फुली टैक्सेबल होगा। अबव के 1 से लेके 5 तक जो पॉइंट है वो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, तो वो भी फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है, इन केस आउटसाइड इंडिया कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, अगर एम्प्लॉई या कोई भी मेंबर उसकी फैमिली का आउटसाइड जाता है फॉर ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं वो पे किए जाएंगे बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे कितना एग्जाम्प्टेड रहेगा वो RBI के थ्रू प्रेस्क्राइब करी जाएगी लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं पेशेंट पे या फिर कोई भी वन अटेंडेंट भी हो सकता है उसकी फैमिली मेम्बर में से, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो कितने एग्जाम्प्टेड होंगे, ये भी RBI प्रेस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं बाय, अगर एम्प्लॉयर ट्रैवलिंग करता है फॉरेन कंट्री में जो जहाँ पे पेशेंट है, तो वहाँ पे अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो वहाँ पे जो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है वहाँ पे फुली एग्जाम्प्टेड कहाँ तक होंगे, 2 लाख तक होंगे। इसके बाद जो लिमिट होगी वो टैक्सेबल मानी जाएगी। फ्री एग्जाम्प्टेड में हमने फर्स्ट पॉइंट किया था मेडिकल फैसिलिटी का। सेकेंड पॉइंट है फ्री रिफ्रेशमेंट सप्लाई। फ्री मील को छोड़ के जो भी यहाँ पे रिफ्रेशमेंट दी जाएगी ऑफिस प्रीमिसेस में वो फुली एग्जाम्प्टेड होगी। फ्री मील गिवन एट रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन, तो ये भी फुली एग्जाम्प्टेड होगा। नेक्स्ट है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड की जा रही हैं बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो ये भी फुली एग्जाम्प्टेड होंगे। नेक्स्ट है, प्रोविजन ऑफ टेलीफोन्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स गिवन बाय
एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर। तो इसमें ये है जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को फ़ोन दे रहा है एंड ये एग्जम्प्टेड होगा चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है वो बंदा, ठीक है। तो ये फुली एग्जम्प्टेड है। 6th पॉइंट है फ्री एजुकेशन, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बच्चों को या फैमिली को प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे जो चाइल्ड की लिमिट है पर चाइल्ड की वो 1000 है, ठीक है, पर मंथ, और ये फुली एग्जम्प्टेड होती है। 7th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशर कोर्स। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं एंड एम्प्लॉय के द्वारा ये चलाया गया है, तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो फुली एग्जम्प्टेड होंगे। नेक्स्ट है कोई भी रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है जो प्रोवाइड करी गई है टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो भी फुली एग्जम्प्टेड होंगे। 9th पॉइंट है अगर गुड्स सोल्ड करे गए हैं बाय एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयज़ कंसेशनल रेट मीन्स कम रेट पे, तो वो भी फुली एग्जम्प्टेड होंगे। 10th पॉइंट है फ्री राशन दिया गया है। नेक्स्ट है अगर कोई भी परक्विजिट्स अलाउ किए गए हैं बाय गवर्नमेंट तो वो भी फुली एग्जम्प्टेड होंगे इन केस अगर एम्प्लॉयज़ को पोस्ट किया गया है अब्रॉड। नेक्स्ट है अगर रेंट फ्री हाउस है वो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स को, यूनियन मिनिस्टर के ऑफिसर्स को या फिर लीडर्स ऑफ अपोजिशन के मिनिस्टर्स को दिया गया है तो वो फुली एग्जम्प्टेड होगा। कन्वेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। फ्री कन्वेंस फैसिलिटीज़ अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है टू एम्प्लॉय वो भी फुली एग्जम्प्टेड होगा। अगर कोई अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करी गई है बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेंशन या डेफर्ड एन्युटी स्कीम के लिए एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ मेंबर्स, यानी कि इंश्योरेंस स्कीम के अंडर रहकर उसने कोई कंट्रीब्यूट करा है एम्प्लॉयर ने, फुली एग्जम्प्टेड होगा। नेक्स्ट 17th पॉइंट कंप्यूटर लैपटॉप्स गिवन है टू एम्प्लॉयज़ बाय एम्प्लॉयर, तो उस केस में भी फुली एग्जम्प्टेड। 18th पॉइंट है अगर ट्रांसफ़र हो रही है ऑफ मूवेबल एसेट्स की विदाउट कंसिडरेशन टू एन एम्प्लॉय, ठीक है, सच एज कंप्यूटर, कार, electronic items, right? Such assets have been used by employer more than 10 years, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसने इनको यूज़ किया है 10 years तक, फिर वो ट्रांसफ़र कर रहा है टू एम्प्लॉई, तो फुली एग्जम्प्टेड। एंड 19th पॉइंट है एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हिज ओन बेनिफिट। नेक्स्ट है 20th पॉइंट इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि जो लोन है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा इन केस टोटल अमाउंट ऑफ ऑल लोन्स टेकन बाय एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सीड। जब उसकी अमाउंट जो है लोन की 20,000 से अबव नहीं होगी तो लोन जो है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा, एंड ये फुली एग्जम्प्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट मेन पॉइंट है हमारा पर्क्स क्या है टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। यहाँ पे 8 पॉइंट्स आएंगे टोटल। हम जो सब पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट उनके पॉइंट्स कर लेंगे, राइट। सो रेंट फ्री हाउस क्या है? अगर आपने रेंट फ्री हाउस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसी है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या अदर है। नेक्स्ट हमें देखना होगा कि कौन सी प्लेस पे आपको रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड किया गया है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लाइक फर्स्ट पॉइंट है अगर ऑल सिटीज़ टाउन्स हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख, जिसमें आपका जो रेंट फ्री हाउस है वो प्रोवाइड किया गया है उस एरिया की पॉपुलेशन 25 लाख है या इससे एक्सीड कर रही है। और बी पॉइंट है 10 और 25 लाख के बिटवीन है। और सी पॉइंट है अगर 10 लाख है या फिर उससे कम है। अब मीनिंग क्या है अकोमोडेशन का, यहाँ पे फार्म हाउस, फ्लैट, होटल, गेस्ट हाउस, कैरावन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल में दे देना। अब एग्जाम्प्टेड एकोमोडेशन कौन सी है, यानी कि जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट है रिमोट एरिया, अगर ये एरिया एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स मतलब अवे है फ्रॉम द सिटी। एंड बी पॉइंट है ऑफशोर एरिया। उसके बाद सी पॉइंट आता है इन केस आपने रेंट फ्री हाउस किसे प्रोवाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्प्टेड होंगी, यानी कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो मोर देन वन अकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, तो इस केस में ये भी टैक्सेबल माना जाएगा। उसके बाद आता है होटल अकोमोडेशन। इसमें मेनली 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं अगर होटल मैनेजमेंट प्रोवाइड की गई है, अगर एम्प्लॉय की शिफ्टिंग हुई है मतलब ट्रांसफ़र हुआ है वन प्लेस टू अनदर एंड उसका जो ट्रांसफ़र पीरियड है वो 15 डेज से अबव नहीं है तो ये एग्जाम्प्टेड होगी।
बी पॉइंट है अगर होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज, तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे फॉर रेंट फ्री हाउस के लिए। सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी सैलरी बनती है, कितने आपने एक्स्ट्रा डेज लगाए हैं। और थर्ड पॉइंट है 24% ऑफ दिस सैलरी। लास्ट में हम कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ अकोमोडेशन क्या होना चाहिए। अब ये 2 पॉइंट्स आते हैं, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड हायर्ड और लीज्ड बाय एम्प्लॉयर। ये मेन पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगर मीनिंग ऑफ सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जब हम वैल्यूएशन करते हैं ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन की। सबसे पहले बेसिक सैलरी, पे और वेजेस। सेकेंड है DA अगर एंटर्स लिखा होगा। नेक्स्ट कमीशन, बोनस, फीस एंड वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल अलाउंस। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पेमेंट अगर कोई भी है जो चार्जेबल है टू टैक्स। नेक्स्ट है लीव एनकैशमेंट, भी यहाँ पे सैलरी में इंक्लूड होगा जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट है क्या इंक्लूड नहीं होता। DA मीन्स डेयरनेस अलाउंस तब नहीं यहाँ पे इंक्लूड होता जब वहाँ पे एंटर्स नहीं लिखा होता। सेकंड पॉइंट है अगर कोई भी अलाउंस है वो एग्जाम्प्टेड है। थर्ड है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन एम्प्लॉयज़ के PF में। फोर्थ पॉइंट है अगर परक्विजिट्स हैं वो अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आ रहे हैं। नेक्स्ट है लीव एनकैशमेंट, तो इसमें ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में ही अर्न की है तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट यहाँ पे उस ईयर में अर्न करनी होती है जिस ईयर में आपको जो रेंट फ्री हाउस है वो प्रोवाइड करा गया है। सिक्स्थ पॉइंट है इनकम टैक्स ऑफ एम्प्लॉय इफ़ पेड टू एम्प्लॉयर, तो ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं। ऊपर वाले जो 8 पॉइंट है वो इंक्लूड होते हैं सैलरी में। सो नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसमें हमारा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन आएगी जिसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि ओन्ड एंड हायर आता है, ठीक है। सो ओन्ड जो है यहाँ पे 2 टाइप्स में आएगा, अदर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में देखो, सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो किया जा रहा है जो अनफर्निश्ड के अंडर आएगा, ठीक है। ये 2 टाइप्स में होते हैं अकोमोडेशन की वैल्यूएशन, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड में। अनफर्निश्ड में आपको जस्ट ये याद कर लेना है, तो आप थ्योरी में भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। सो सबसे पहला हमारा केस आता है गवर्नमेंट। इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे लाइसेंस फीस और रेंट फिक्स किया जाएगा बाय गवर्नमेंट, चाहे वो अकोमोडेशन ओन्ड है बाय एम्प्लॉयर और नॉट। सेकंड केस है अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इन केस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इन केस हायर बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। 2 केसेस फर्दर डिवाइड हुए हैं। सो यहाँ पे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में हमने पॉपुलेशन देखा था, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था कि किस एरिया में आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन हाउस मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 7.5% सैलरी लगेगा। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है 10 लाख से तो उस केस में 10% लगेगा, मींस 10 लाख और 25 लाख के बिटवीन है। और 25 लाख से अबव की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 15% लगेगा सैलरी का। नेक्स्ट पॉइंट है अगर हायर बाय एम्प्लॉयर का देखें तो यहाँ पे हमने एक्चुअल लीज रेंट पेड वो कैलकुलेट करना है और हमने 15% देखनी है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो कितनी बनती है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगी वो यहाँ पे यूज़ होगी। सो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में हमने पढ़ा कि अनफर्निश्ड में हमारे 2 केसेस आते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड RFA मींस रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसमें जो अनफर्निश्ड की वैल्यू है वो ऐड होती है। एंड इन केस अगर एम्प्लॉयर ने ओन्ड किया है तो वहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर के 10% ऐड होगी। अगर वो हायर है तो वहाँ पे एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर ऐड होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। सिविल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ का हेडिंग चल रहा था, तो इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट आता है इन केस अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड एज कंसेशनल अकोमोडेशन, मीन्स कि आपको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है बाय एम्प्लॉयर तो वो कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड की गई है, मीन्स कुछ पार्ट ही आप रेंट उसको दोगे। एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसमें से हमने वैल्यू लेस करनी है जो भी एम्प्लॉई ने रेंट पे किया है और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी कंसेशनल अकोमोडेशन की वैल्यू आएगी। थर्ड है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। 4 में हमने पढ़ा था, याद हो तो, परक्विजिट्स के रूल्स हैं ये। तो इसमें ये पॉइंट्स याद कर लो, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिल्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल
टैक्स एंड सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सारे टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है सम पेएबल बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली और थ्रू अ फंड टू इफेक्ट एन अश्योरेंस और एन्युटी। ये भी सेम पॉइंट है, हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि जैसे अगर अमाउंट पे की जाती है बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई या फिर उसको उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करने के लिए, या कोई कंट्रैक्ट है एन्युटी का, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल होती है। फिफ्थ पॉइंट है अगर कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट किए गए हैं या ट्रांसफ़र किए गए हैं अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 एंड क्लॉज 6, तो इसमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी पर्क्स की। सो यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी स्पेसिफिक सिक्योरिटी की या इक्विटी शेयर्स की, जिस डेट पे वो एक्सरसाइज किए गए हैं बाय एम्प्लॉय, उसको माइनस कर देंगे अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉयर से। टैक्सेबल के अंदर हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट है अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ में, नेशनल पेंशन स्कीम में या फिर कोई सुपर एन्युएशन फंड में, तो इनका जो अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट होगा, ठीक है, वो 7,50,000 से अबव होनी चाहिए इन प्रीवियस ईयर, दैट इज टैक्सेबल एज पर्क टू एम्प्लॉय। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर अंडर रूल 3 सब। सो इसमें क्या बताया गया है, जो इंटरेस्ट फ्री या फिर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कंसेशनल रेट पे, यानी कि कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या फिर बिल्कुल ही इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन लोन, जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता होता है फैसिलिटी टू एम्प्लॉय या फिर कोई उसका मेंबर हो, उसे भी ये परक्विजिट की तरह दे सकता है एम्प्लॉयर, एंड ये चार्जेबल टू टैक्स होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसके ओनली फर्स्ट 2 पॉइंट्स करते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इसमें वो चार्ज किया जाएगा बाय एसबीआई ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड जो भी इसके रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के, वो टाइम टू टाइम जो चेंज होंगे वो एसबीआई नोटिफाई कर देता है। इन केस अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है हर एक मंथ का ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उस केस में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस यूज़ होगा। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परक्विजिट सबसे पहले स्टेप आता है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस कैलकुलेट करना, उसके बाद रेट देखना कौन से रेट पे वो चार्ज किया गया है इंटरेस्ट बाय एसबीआई ऑन 1 अप्रैल, जैसे हमने पहले पढ़ा। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट करना हर एक मंथ का इंटरेस्ट कितना बनता है। फोर्थ पॉइंट है टोटल इंटरेस्ट करना, जो भी हमने कैलकुलेट किया था थर्ड स्टेप में। और फिफ्थ स्टेप है जो हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है डिडक्ट करना, जो इंटरेस्ट चार्ज हो गया है या फिर रिकवर्ड हो गया है, एंड लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी। तो ये मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके ही समझ आता होता है, तो ये जस्ट आपको थ्योरी बेस्ड करवा रही हूँ। पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ पर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। इस पॉइंट में जस्ट आपने सब पॉइंट्स याद करने हैं। जैसे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर पर्क्स। एंड जब फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है नॉट प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज़, मीन्स किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ही ऑफर करी जाती है, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ ऑफिशियल टूर एज वेकेशन, यानी कि एम्प्लॉई ऑफिशियल टूर पे गया हुआ था एंड उसको एक्सटेंशन दी जाती है, तो जो परक्विजिट्स होगी वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओनली एक्सटेंशन पीरियड। नेक्स्ट है फूड एंड बीवरेजेस फैसिलिटीज़। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पर्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी एम्प्लॉयर ने स्पेंड की अमाउंट माइनस जो भी चार्ज एंड रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इससे हम वैल्यू ऑफ पर्क इन केस ऑफ फूड एंड बीवरेजेस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट वाउचर और टोकन। अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट्स को काइंड में दे रहा है टू एम्प्लॉई, तो उसकी एग्रीगेट अमाउंट 5,000 से ज़्यादा की होगी तो वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज़ वो एग्जम्प्टेड ही रहेगा, ठीक है। बट अगर जो अमाउंट है गिफ्ट की वो रिसीव करी गई है कैश में या फिर वो कन्वर्टिबल है कैश में, तो वो टैक्सेबल होगा फुली। सो कैश गिफ्ट्स में बी लेस देन 5,000 और मोर, तो यहाँ पे जो कैश गिफ्ट्स हैं वो कम के भी हो सकते हैं 5,000 से और मोर के भी हो सकते हैं, एंड ये फुली टैक्सेबल होता है इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। बट अगर जो एम्प्लॉय है वो गिफ्ट लेता है 20,000 इन काइंड का, तो उस केस में ओनली 5,000 ही बचेगा, मीन्स उसको एग्जाम्पशन 5,000 की ही मिलेगी, अदरवाइज जो 15,000 है वो टैक्सेबल होगा। परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कुछ एक्सपेंडिचर इनकर्ड करके फैसिलिटी प्रोवाइड करी है क्रेडिट कार्ड्स की,
एंड उसमें से हम लेस करते होते हैं जो भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है एक्सपेंडिचर, एंड कोई भी अमाउंट है वो रिसीव या फिर रिकवर की गई है बाय एम्प्लॉय, तो यहाँ पे उसके बाद हमारी टैक्सेबल वैल्यू आती है फॉर पर्क्स। तो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है हमारा टैक्सेबल इन स्पेसिफिक केसेस। इसमें हमारे 6 पॉइंट्स आएंगे टोटल। फर्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार और एनी अदर ऑटोमेट। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इनकेस जो एम्प्लॉयर है वो कार प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को और वो प्राइवेट यूज़ के लिए उसे यूज़ कर रहा है तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है परक्विजिट्स ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट्स। अब इसके रूल्स जो हैं ये 3 सब रूल 3, ऐसे ही 3 सब रूल 4 ऐसे लाइन वाइज चल रहे हैं, तो इसे इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही जैसे हमने पहले करी थी जिसमें फूड एंड बीवरेजेस आ रहे थे, तो यहाँ पे जितना वो स्पेंड करेगा उसमें से रिकवर एंड चार्ज उसमें से माइनस कर देंगे। सेम केस है परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई, तो इन सब में भी सेम ही आएगा, जितना वो स्पेंड कर रहा है उसमें से हम चार्ज एंड रिकवर्ड माइनस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ हाउस होल्ड अंडर रूल 3 सब रूल 5। सो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में ये बताया गया है कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं तो पर्क्स फुली टैक्सेबल होंगे, ठीक है। बट इन केस अगर एम्प्लॉय के नेम पे जो है बिल इशू किया गया है बट वो पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उस केस में भी ये टैक्सेबल होगा इन ऑल केसेस, क्योंकि लाइबिलिटी जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर मेट कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टीचिंग न्यू स्किल्स टू एम्प्लॉयज़। तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो इनकर्ड किया जाएगा बाय एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉय, तो ये चार्जेबल नहीं होगा। पेमेंट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ फीस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा, सो ये टैक्सेबल होगी इन केस स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, चाहे वो फैसिलिटी रिमोट एरिया में प्रोवाइड करी गई है। फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन फैसिलिटी इन स्कूल और कॉलेज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब इसमें भी 2 केसेस आते हैं, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज़ ओन चिल्ड्रन एंड फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ टू एनी मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हाउस होल्ड। तो फर्स्ट केस में क्या है, इसमें 2A और B केस आता है। सो फर्स्ट केस में ये है, अगर जो उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो या फिर इंस्टीट्यूशन में हो, उसकी जो फ़ीस है वो 1000 पर मंथ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर उसकी जो अमाउंट है वो 1000 से अबव चली जाती है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर जो है जो उसने बेयर करी है उसको माइनस कर देंगे 1000 में से, एंड जो पे की गई है या फिर रिकवर की गई है फ्रॉम एम्प्लॉय तो उसे भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे, किसमें से, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर में से। सेकेंड केस, अगर कोई भी मेम्बर को वो प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटीज़, तो नॉर्मल इसका जैसे हमने सेकेंड पॉइंट किया, बस उसमें 1000 की लिमिट नहीं है, इसमें जस्ट कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर में से हमने जो अमाउंट पे करी है, मींस एम्प्लॉई ने पे करी है, उसको लेस करके हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है। फिफ्थ पॉइंट है इसका फैसिलिटी ऑफ फ्री एंड कंसेशनल प्राइवेट जर्नी टू एन एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। तो इसका रूल है 3 सब रूल 6। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल फ्रेट जो होता है, ये नॉर्मल जो फेयर है वो चार्ज किया जाता है फ्रॉम पब्लिक माइनस जो रिकवर किया गया है फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है अंडर एग्जाम्प्टेड एंड टैक्सेबल में। सो यहाँ तक हमने परक्विजिट्स का प्रॉपर टॉपिक कर लिया है। थैंक यू सो मच।